बीजेपी आइडिया लपकने में माहिर है, बीजेपी आइडिया लपक लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा जी। भूपेन जी कभी कभी आधा आधा घंटा हो जाता है, थोड़ा हमको ही बैठ में बोल लेने दिया करे, आज बहुत देर इंतजार किए हैं। लंबा इंतजार हो जाता है, फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बीच बीच में आप उंगली कर दीजिए, जैसे तो नहीं, मैंने उंगली की थी लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया जी। तो आधा घंटा तक बगैर बैठ बोले तकलीफ हो जाती है। बात सही है, बात सही है। एक बाइट तो दिला दिया करिए। नहीं, हमको भी कभी कभी बहुत जोर से बात आती है, एकदम से कह ही देते हैं हम, जो 2-4 लोग बोल रहे हैं तो बीच में घुस जाते हैं, आप भी गुजरा करिए जी। वो मेरी आदत नहीं भूपेन भाई, मैं किसी के बीच में नहीं घुसता जो है। क्या चाहते हैं आज जी। भूपेन भाई अभी तक जितनी बातें हुई उसमें तथ्य की कमी है, मैं तथ्य जोड़ देता हूँ। अखिलेश जी ने जो बयान दिया है इसका तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। तथ्यात्मक विश्लेषण ये है कि जो 100 विधायक तोड़ के लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी के पास 255 है और अगर उन्हें पार्टी तोड़नी है तो 170 चाहिए। इसका मतलब है कि अखिलेश जी ने मजाक मजाक में कुछ कह दिया है। अगर वो 170 कहते तो लगता कि वो सरकार बनाने के लिए कम से कम स्वप्न में ही सही गंभीर तो है। मतलब तो मजाक में भी गंभीर नहीं है, मजाक में भी गंभीर नहीं है, मजाक में भी एक डिग्री मजाक है, क्योंकि 100 विधायक नहीं तोड़े जा सकता। दल बदल कानून उनको पता नहीं है क्या? उन्हें 2/3 चाहिए टोटल संख्या का। 2/3 होता है 255 का 170। तो जब वो 170 की डिजिट अपने मुंह से बोलते तो मैं मानता कि कम से कम मजाक में भी उन्होंने थोड़ा सीरियसनेस रखा है। इसलिए इस पे बहुत ज्यादा गंभीर चर्चा, क्योंकि कहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मजाक की डिग्री से ऊपर की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी को अब उन्होंने वार तो कर दिया है, अब पलटवार के लिए तैयार रहे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पलटवार बड़ा गंभीर करती है। आइडिया लपक लिया उनने, ठीक, अब तुमने आइडिया दे दिया बेटा। अखिलेश यादव जी बिहार की जो टूट हुई है उससे ज्यादा मतलब ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं। सभी विपक्ष को वो एक ऑक्सीजन मिली, वो संजीवनी है विपक्ष के लिए। नहीं तो बूस्टर किसके सारे किसके सारे बिहार इस समय में सारे संजीवनी ले रहे हैं। और कोई पूरी दुनिया के जितने भी वो जो मोटिवेटर्स है ना, जो खड़े होके मोटिवेशन देते हैं, वो भी मोटिवेशन नहीं दे पा रहे थे जो बिहार ने दे दिया। नहीं, आप बताइए किसके सहारे ले रहे, जो क्रेडिबल आदमी नहीं है, जो 10 बार पलट जाता है कसम खा के। मैं नीतीश कुमार जी के लिए कह रहा हूं, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो आदमी इनक्रेडिबल कहे तो ज्यादा ठीक है, उस आदमी के सहारे, उस आदमी के लिए गए निर्णयों के सहारे तुम उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने के सपना देख रहे हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे भी 111 न बचे, तो मतलब अखिलेश यदि छोड़ दे तो बाकी का एको न बचे। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी जो दल सत्ता में है, जिसकी वेप है, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, 35 सालों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी ऑपरेशन लोटस अगर हम कहें कोई है तो यूपी में चलाने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, इसलिए सपा बची हुई है। नहीं, जिस दिन वो ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाह लेगी, सपा की आधी तो खत्म हो जाएगी। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो आप भी बीजेपी को आइडिया दे रहे हैं, मतलब हम कह नहीं देंगे आइडिया। तो इसलिए अखिलेश यादव जी ने सिर्फ ये है जो हरीश भाई ने कहा या सारे मित्रों ने हमारे कहा कि वो चर्चा में रहने के लिए, मुझे लगता है चर्चा में रहने के लिए भी नहीं कह रहे, उनका वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। चर्चा में रहने के लिए भी ऐसे कम से कम 170 गणित तो ठीक कर लेते, कहते 170 लेके आए। चर्चा में रहने में भी मैथमेटिक्स सही रखी जाती है, वो गणितीय रूप से गलत है, मजाक भी गलत बोल रहे हो। तो हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसे ही कुछ हवा में कुछ कह दिया है। अगर वो 170 कहते तो मैं मानता कि मजाक में भी कुछ सीरियसनेस है। हमारे दर्शक गणों ने कमेंट किए हैं, जरा लेते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, जय श्री राम भूपेन जी, सभी को प्रणाम। कुछ कहना तो बाकी हम अखिल भारतीय स्तर पर। शशि जी आपके पास से मुझे लगता है वो वापस आ रही है, वो इको के पास दोबारा आ रहा हूँ। आलोक जी, आप कह रहे हैं सीरियस न लो, 2024 मामला बड़ा सीरियस है, अखिलेश यादव जी को जीतना भी है उसमें, लेकिन अगर सीरियस नहीं हो तो फिर कैसे जीत पाएंगे? एक्चुअली भूपेन भाई, जो हमने बार बार इस बात को कहता हूं, मैं तब तक कहता रहूंगा जब तक भारत में की राजनीतिक चरित्र में परिवर्तन न आ जाए। वो शब्द मैं बार बार कहूंगा। जब लोकतंत्र को फ्यूडल डेमोक्रेसी की तरह, सामंतीय लोकतंत्र की तरह जब चलाएंगे, तो जब
जैसे मुलायम सिंह यादव जी जब नेता थे, वो हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक नेता बने अपनी शक्ति से, लेकिन जब सत्ता अखिलेश यादव तक आई, या उन्होंने जबरदस्ती छीन ली अपने पिता से अपनी पार्टी की विरासत, तो ये फ्यूडल डेमोक्रेसी के उदाहरण हो गए। तो जो फ्यूडल नेता होते हैं ना, ये इनकी बातों को जनता अब सीरियसली लेना बंद कर रही है। फ्यूडल डेमोक्रेसी अब भारत धीरे धीरे स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव कितना सीरियसली 2024 की बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 में वो 5 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, इससे मुझे डाउट। बीजेपी 80 पे चल रही, महागठबंधन बनने की तैयारी सुन रहे हैं आप? क्यों अभी लड़े थे सपा और बसपा में, सपा बसपा मिलकर लड़े थे ना, कागज में तो डेटा बहुत मजबूत था, ग्राउंड में क्या हुआ था? कागज अलग चीज है भूपेन भाई, आप तो इतने बड़े पत्रकार, आप जानते हैं कागज में जो कागज के शेर कागजी ही होते हैं। देखिए, जो राजनीति होती है, सारे लोग ये बात जानते हैं, मैं केवल बोल दे रहा हूँ, राजनीति में हमेशा 1 और 1 11 और 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 0 भी होता है। सपा बसपा का गठबंधन, उसमें तो लग रहा था दोनों मिला के 70% वोट खींच देंगे, और हुआ क्या था इतिहास। आपने वो याद दिला दिया, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझने वालों को थोड़ी सी नादानी दे मौला, ये जगी जी गाते थे। जैनेंद्र जी आप तो खुश हो रहे होंगे, आप तो खुश हो रहे होंगे इस समय अखिलेश जी की जो इस सब आप हंस रहे थे जब सपा की टूटने वाली बात आ रही थी। तो अभी हरीश जी भी बोले थे कि उनके जो कुछ मुस्लिम नेता जो जिनके वोट बैंक पर खासा असर है, वो आरएसएस के नेताओं के साथ दिखे उनके फोटो। आपको भी लग रहा है कि ये केवल मतलब भले ही पासिंग रिमार्क हो, लेकिन आइडिया उनको मिल गया है बीजेपी को, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली भूपेन भाई, मैं एक बात और बार बार कहता हूँ आपसे, मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक चिंतन देखिए। चिंतन क्या है? पहले भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी, फिर ओबीसी की पार्टी, फिर दलितों की पार्टी, आजकल तो बीजेपी पे दूसरे आरोप लग रहे हैं ना, बुलडोजर की पार्टी भी बोलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई, आज वो भाषण सुने होंगे आपने। नहीं, ये विपक्ष का आरोप है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोर, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोर चिंतन बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बनी और ब्राह्मणों से शुरू हुई। हर पार्टी किसी एक वोट बैंक से शुरू होती है। तो भाजपा का अपना एक वोट बैंक है, सपा का अपना है, बसपा का अपना है, और भाजपा फिर वो एक्सपेंड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेंशन हुआ ब्राह्मणों बनियों के बाद, ओबीसी में, फिर दलितों में, अब उन सारे धर्मों के लोगों में जो भारतीय संस्कृति से को आधार मानते हैं, जिनके लिए राम उनके आराध्य हैं, राम उनके पूर्वज हैं, यानी वो जा रहे हैं पैन इंडिया पे, हर धर्म के लोगों के साथ में, भारतीय संस्कृति के साथ। फिर वो जाएंगे पुराना पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाने वाली कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कितना सफल होंगे नहीं होंगे अलग बात, अब मैं उसको जोड़ दूं। मुस्लिम वोटर बीजेपी के अभी भी करीब नहीं है, आप चाहे कह लें। शाहिद हुसैन जी जरा बताइए। अच्छा ये बताओ हमारे दर्शक हैं, शाहिद हुसैन जी जरा बताइए, मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के करीब है कि नहीं? भूपेन भाई मैं आपको बताऊं जी, कोई भी मैं आपको बताऊं, कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रेमी है, प्रेमिका कितनी गड़बड़ हो, वो फिर मना लेती है। दलित, कभी लोग कहते थे कि दलित नहीं जाएंगे कभी भाजपा में, गए बल्क में गए। कहते थे शुरुआत में हम सुना करते थे शहरों की पार्टी है, आज बीजेपी क्या शहरों की पार्टी है? तो जो बीजेपी को चुनौती दिया विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। अब एक चुनौती की मुस्लिम के साथ नहीं है, आप देखते जाइए, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप देखिए अभी ये इसकी तैयारी है। अब बात आती है हरीश भाई की, हरीश तिवारी जी की। उन्होंने कहा था कि तोड़ने वाली बात पे बीजेपी को जरूरत होती ना, अब तक 275 है, 255 उनके हैं, बाकी 275 है, अब तक सपा टूट गई होती। बहुत जरूरत हो रही तो बीजेपी भाव नहीं दे रही। जिस दिन ज्यादा भाव दे देगी कीमत, उस दिन टूट जाएंगे। सपा के देखो नेता जो अभी अपने जनन जी कह रहे हैं कि राजनीति में जब आप है विधायक फिर मिनिस्टर के बगैर काम कैसे बनता है। अब वैल्यूज के लिए कहाँ राजनीति होती है भूपेन भाई, अब तो सत्ता के लिए राजनीति होती है। पहले लोग कहते थे कि हम जनता की सेवा के लिए राजनीति करेंगे, अब कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो सेवा करेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे तो सेवा ना कर पाएंगे। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। मेरे गांव में एक सांसद थे,
कुरील जी, हम छोटे थे बहुत, तो साइकिल से निकलते थे, तो सांसद तो साइकिल से ज्वाला प्रसाद कुरील। अब विधायक भी निकलते हैं हमारे यहाँ, सांगा जी, तो 3 काली कारें कम से कम निकलती हैं। ये गिरता हुआ राजनीतिक क्षरण है भारतीय लोकतंत्र का। इसलिए अब लोकतंत्र और जनता कहाँ भाई, जनता मालिक है, उसकी सेवा करने के लिए सत्ता की जरूरत है। ये कहा जाएगा कि आपको सत्ता से आसानी से सेवा हो जाती है, तो सत्ता में नहीं तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ये पार्टी बदल लेंगे, वो चलता ना, पार्टी बदल लेंगे, मैं केवल किसी सपा, बसपा, सुभाषपा या बीजेपी की बात नहीं कर रहा। ये पूरे एक राजनीतिक विचार, राजनीतिक दलों के लिए सामूहिक बात कर रहा हूं कि सब केवल ये चाहते हैं हमें किसी तरह से कुछ भी एडजस्ट करना पड़े, कुछ भी समझौता करना पड़े, बस सत्ता मिल जाए। लड़ाई सत्ता की है, जनता की सेवा की नहीं। चलिए, वाइंड अप करने के दौर में है। मोनिका पांडे जी कह रही हैं कि राइटली से डालोग जी। शुभम पांडे कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़ देना चाहिए। और नहीं, जब लड़का कुछ जोरों से ज्यादा बोलता है तो आदमी कहता है ज्यादा नेता ना बनो, इसका मतलब है कि फेंक रहा है कुछ ज्यादा। अच्छा। एक और बात, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेता है ना, ये जो अपनी बातों से एक धुंध कर देते हैं, तो धुंध की सफाई हमारा काम है। जनता तक ये बताना है कि इनके बयान का मतलब क्या है, सीरियसली लेना है या नहीं लेना है, बस हमारा ये काम है। जो बैठ के हम कर रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र बगैर मीडिया के इसलिए अधूरा है क्योंकि जो नेता लोग हैं ये धुंध पैदा कर देते हैं। चलिए, अब हम वाइंड अप करते हैं। आज आपने कहा ना कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम है। चौथे स्तंभ का काम में एक बड़ा ये भी काम है कि कहाँ क्या सच चल रहा है, उसको एज इट इज दिखा देना। हम लोग दिखाते भी रहते हैं। आज एक टिप्पणी आई, मुझे टिप्पणी बड़ी गजब टिप्पणी थी। व्यक्ति ने कहा कि देखिए, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास काम चल रहे हैं देश में, बीजेपी की सरकार में भी बहुत वर्ल्ड क्लास, मजा आ रहा है वर्ल्ड क्लास देख देख के। स्टेशन तो एकदम एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बन गए। लेकिन बोले पहले हमारी सैलरी भी इतनी होती थी कि हम सर्विसेज को अफोर्ड कर पाते थे। अब रेलवे स्टेशन बन गया एयरपोर्ट जैसा, और बेचारे वो पार्किंग का पैसा में वहाँ पे 150 रुपये पार्किंग लगने लगी। बोले सैलरी उतनी कम बड़ी नहीं है। बोले वर्ल्ड क्लास सैलरी भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी देश में भी और सभी जगह ये बात प्रमुखता से होनी चाहिए कि साथ साथ में ये जो ऐसे एक्सपेक्टेशन आते हैं उसकी भी ध्यान रखा जाना चाहिए लोगों का। अब वो बेचारे इसी बात पे परेशान हो गए कि 150 रुपये की पार्किंग लग गई उनकी एक ज्यादा जगह। तो है, ज्यादा तो है। तो वर्ल्ड क्लास है तो वर्ल्ड क्लास के आपको तो देने पड़ेंगे खर्चे। इसी में एक ऐड कर दूं, अभी हाल में एक ट्विटर पे ट्वीट आया था कि टॉयलेट में भी 120 रुपए चार्ज वाला। पार्किंग तो ठीक है, गाड़ी पार्क कर रहे हैं आप तो चलो ठीक है, उसके लिए 150 रुपए दे रहे हैं। यहाँ तो टॉयलेट में भी 120 रुपए का चार्ज हो रहा है। लीजिए, अब बेचारा बोले छोड़ो यार, इधर तो छोड़ ही दो यार, रोक के रखेगा वो, कहीं घर जाएगा तब जाके